हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वेदानंद सर और कोसी कोचिंग सेंटर के साझे प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम आज आए हुए हैं। जितने भी बच्चे 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे, ठीक, या फिर जो बच्चे 11th क्लास पास करके आगे इस ईयर के बाद 12th में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसी सारे बच्चों के लिए ये खुशखबरी हम लेकर के आए हुए हैं। एक्चुअल बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में जाकर के अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम दे करके आते हैं, अच्छे खासे नॉलेज रहने के बावजूद भी वो अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका दो कारण है। हाँ, पहली बात कि आपने जो एग्ज़ाम के अंदर लिख करके आया, क्या वो उस ढंग का लिखा हुआ है जिसकी चाह एक कॉपी चेक करने वाले करते हैं? क्या उस सजावट के साथ आप कॉपी को प्रिपेयर करके आए हैं, कॉपी पर लिख करके आए हैं? मान लीजिए कोई सवाल आपसे पूछा गया बोर्ड के अंदर, उस सवाल को आप बनाए हैं, ठीक है, लेकिन उस सवाल को बनाने के बाद जो आपने सवाल बनाया, क्या एक्चुअल तरीक़ा से उस सवाल को हैंडल किया जैसी चाह एक एग्जामिनर रखता है अपने अंदर? हाँ, देखिए, आपके हाथ में मार्क्स लाना नहीं है, आपके हाथ में मार्क्स लाना नहीं है, मार्क्स देना वो जो है एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है। अब आप एग्जामिनर से मार्क कैसे ले लें, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आप एग्जामिनर से मार्क्स जब लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि आप उसको खुश कर दो। अब खोआ, मलाई, बर्फ़, टिकरी सबसे तो वो खुश नहीं होंगे, वो खुश होंगे केवल आपके अच्छी लिखावट से, और जो एग्ज़ामिनर को चाहिए एक अच्छे मार्क्स देने के लिए वो सारे तौर तरीके से। तो अगर आप वो सारे तौर तरीके अपनाते हैं, एग्ज़ाम में लिखने का स्किल हो, उसके बाद किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने का स्किल हो, वो सारी तौर तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक अच्छे टॉपर में आपकी गिनती हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको करना होगा कि बेहतर प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है कि एग्जामिनर खुश हो जाए। और तीसरी बात, कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी बात कि कॉन्सेप्ट आपको होगा तो आप विचलित नहीं होंगे एग्ज़ाम हॉल में। और विचलित अगर नहीं होंगे, देखिए, अगर आप विचलित हो गए एग्ज़ाम हॉल में तो समझिए कि आपका कल्याण है। विचलित नहीं होना, तो वो सारे ट्रिक्स, तौर तरीके यहाँ हम आपको डेवलप करा करके देने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ मैथ्स विद वेदानंद यूट्यूब चैनल पर या फिर कोसी कोचिंग सेंटर पर, ठीक है। तो उसमें हम इन सारी चीज़ों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल एक नया चैप्टर जो कि 12th का है, 12th सेकेंड वॉल्यूम, ठीक है, 12th सेकेंड वॉल्यूम का पहला चैप्टर इंटीग्रल आज हम स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, धैर्य से आप वीडियो को देखिए, ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर करिए। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हम यहाँ कर देंगे। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग धैर्य से, धैर्यपूर्वक 100% फोकस यहाँ रखिए, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास में इसका वेटेज की बात करते हैं सबसे पहले कि 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन कितना महत्व है। तो प्यारे बच्चों, याद रखिए कि कैलकुलस मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, देखिए, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके हाथ में कैलकुलस है तो आप 44 मार्क्स के मालिक हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है, गिने चुने महीने आपके पास बचे हुए हैं और मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फोकस इस बैच में उस चीज़ का रहेगा कि मैं किन किन चैप्टर्स को आपके सामने पहले लेकर के आऊँ जिसका वेटेज एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा होगा। तो मैं वो सारे चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ाना पसंद करूँगा और वो सारे चैप्टर्स मैं आपको यहाँ डेवलप करवा करके दूँगा। तो सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन,
इन दोनों का काफ़ी अहम रोल होता है प्यारे बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं साध लेते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं बड़े नॉर्मल वे में। ठीक है, तो आज यही इंटीग्रेशन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहली क्लास है अपनी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, जैसे कुछ सॉल्व करने के टाइम में, अगर अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव है नहीं और कोई बच्चा भी नहीं है पूरे हॉल के अंदर, तो अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। हो सकती है कुछ मिस्टेक्स अगर हो जाएं किसी टर्म्स में, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अब इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुत बच्चे को हमने देखा है कि जैसे 12th में आए, इंटीग्रेशन कैसे बनता है, इंटीग्रेशन कैसे बनता है, ऐसे फार्मूला लिखा दिए, 1000 फार्मूला लिखा दिए यहाँ से, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, और बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को सीखना होता है तो उन सारे बेसिक्स को हमें सीखना चाहिए जिनकी ज़रूरत हमें उस चीज़ को सॉल्व करने में होती है। ठीक है, एग्री हैं? चलिए, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हम बनाना नहीं सीखेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि व्युत्पत्ति क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन आया कहाँ से, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तब तो आप खुद ब खुद देखिए, जब हमारा थ्योरी का क्लास बच्चे क्लियर हो जाएगा ना यहाँ पे, तो आप हमसे पूछने के लिए बैठे नहीं रहेंगे, आप खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको वो सारी इंट्रोडक्शंस जिसकी ज़रूरत होती हैं आपको अच्छे स्कोर के लिए और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात बहुत हुई, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इंटीग्रेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ हम आपको अभी समझा रहे हैं, समझिए इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे, डीसी पढ़े होंगे। डीसी जब तक आपका क्लियर नहीं है तब तक आप इंटीग्रेशन के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो भर जिंदगी पड़े रह जाएंगे, आपको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं होगा। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन क्लियर करना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, इस उम्मीद पर आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों कि आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने में लिखता हूँ। जैसे मैं अगर पूछूँ कि साइन एक्स यह एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर मैं पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चे आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो आप कहेंगे बड़े मज़े से कॉस एक्स। अगर मैं यही बात कर दूं यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, अरे बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो आप पाएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। हाँ या ना, एग्री विथ मी? ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मेरे कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज, ठीक, एंटी, देखिए ऐसे करते हैं, समझिए फिर से, इंटीग्रेशन इज एंटी डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन इज एंटी डीसी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज एंटी डीसी का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। हाँ, समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यदि मैं बात करूं साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की, साइन एक्स के डीसी की मैं अगर बात करूं, डेरिवेटिव की, अगर मैं साइन एक्स के डेरिवेटिव की बात करूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन इस कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है ये साइन एक्स। समझिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, समझिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कॉस एक्स,
लेकिन इस cos x का एंटी डेरिवेटिव हुआ sin x। तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समझिए, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डीसी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है? sin x। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों tan x के dc की अगर मैं बात करूं तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर के एंटी डीसी के, देखिए ये डेरिवेटिव लिखिएगा, डीसी मतलब डेरिवेटिव और ए डीसी मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, समझिए। तो tan x का डीसी sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का एंटी डीसी tan x। अब समझिए तीसरा चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ यानी डी बाई डी एक्स ऑफ log x बराबर क्या होता है? 1/x। क्या होता है? 1/x। इसका मतलब कि log x का अगर मैं dc करूं, क्या करूं? log x का अगर मैं dc करूं तो 1/x आएगा, लेकिन 1/x का अगर मैं एंटी dc करूं तो वो क्या आ जाएगा? log x। तो अभी हमने कहा आपको कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये कि यदि मैं किसी फंक्शन का डीसी करता हूँ, यदि मैं किसी फंक्शन का डीसी करता हूँ तो फंक्शन का जो डीसी होगा उस डीसी का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वही फंक्शन आएगा जिसका हमने पहले डीसी किया। देखिए समझिए, मैंने कहा कि इंटीग्रेशन जो है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, मतलब sin x का dc किया यानी sin x का डेरिवेटिव निकाला cos x, तो उल्टा चलिए अब cos x का एंटी dc कहिए, एंटी dc करिए, तो एंटी dc ही क्या कहलाता है? एंटी dc इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो cos x का एंटी dc फिर प्राप्त क्या हो गया? sin x। वही तरह से यहाँ चलिए tan x का dc किए sec स्क्वायर x आया, sec स्क्वायर x का एंटी dc tan x है, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x है। फिर से समझिए, अब अगर log x का dc 1/x है तो log x का dc 1/x, तो 1/x का एंटी dc log x, और एंटी dc ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर इस बात से ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि sin x का dc cos x है, तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन जो है ना वो क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin x। इसी बात को यहाँ फिर समझिए, अगर हमने यहाँ लिखा कि dc ऑफ tan x इक्वल sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर x का एंटी dc tan x है, तो मतलब हुआ कि sec स्क्वायर x का एंटी dc यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x। बहुत जगह बुक में आप यहाँ पर tan x प्लस सी लिखे हुए देखिएगा, यहाँ भी लिखा हुआ देखिएगा tan x प्लस सी, यहाँ देखिएगा sin x प्लस सी। वो क्या है वो आगे हम बताएंगे, जब तक हम कंसेप्चुअलाइज नहीं करेंगे तब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक वही बात यहाँ पर अगर मैं चलूँ इस जगह पे, तो इस जगह पे मुझे क्या मिला? अगर मैं यहाँ बात करूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पर ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बराबर क्या हो जाएगा? log x। देखिए ये अंडरस्टूड है, आगे हम बताएंगे कि dx क्यों लिखते हैं। देखिए एक्चुअल में अगर कहीं पर नॉर्मल dc करते हैं हम तो बट्टे में dx लिखते हैं। dx क्यों लिखते हैं जानते हैं? ये dx इस चीज़ को इंगित करता है कि दिए गए फंक्शन में वेरिएबल जो है किस स्थिति में है, यानी dx लिखे हुए हैं जिसका मतलब इस फंक्शन का वेरिएबल x है। यहाँ पर भी अगर d बाई डी एक्स लिखे हैं तो इसका मतलब tan x में वेरिएबल x है। ठीक उसी तरह से यहाँ अगर इंटीग्रेशन की बात मैं करूँ cos x dx का मतलब ये केवल इस चीज़ को इंगित करता है कि ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है। चीज़ें क्लियर हुई? तो वो केवल रिस्पेक्ट लिखते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए पहले, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ आप क्लियर कर लिए थे। अब देखिए हम एक भी फार्मूला आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इसको रट लीजिए। इंटीग्रेशन के अंदर या मैथ्स के अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आपको रटना पड़े, हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो जितने भी फार्मूले पैदे हुए थे डिफरेंशिएशन के चैप्टर के अंदर, तो वो हमने आपको ऑब्टेंड करके दिखाया कि भाई मेरे sin x का dc cos x होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है।
यही बताया था कि x टू द पावर n का dc अगर nx टू द पावर n-1 होता है तो वो आखिर क्या होता है। वो सारी चीज़ें जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, ठीक उसी तरह से हर एक फार्मूला का जड़ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, ये इस बात का याद रखिएगा भाई मेरे कि अगर एगो फंक्शन है, यहाँ पर है ई डिब्बा में एगो फंक्शन है, ई डिब्बा में क्या है भैया, तो ई डिब्बा में अगर एगो फंक्शन है, यहाँ बराबर है, इधर भी एगो फंक्शन है, ठीक, तो बायां बगल वाला डिब्बा जो है इसका अगर डेरिवेटिव लिखल है इस डब्बा में, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर इस डब्बा में लिखल है तो इसका मतलब ये समझना है कि इस डब्बा का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये फंक्शन आ जाएगा। यानी फंक्शन का डीसी यहाँ पर मान लीजिए कि m आ गया, एक फंक्शन f ऑफ x है जिसका डीसी हमने किया, अगर m आ गया तो इस बात को आपको पता है, ये बात अभी हम तुरंत समझाए हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो प्राप्त होता है उसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है। क्योंकि इस फंक्शन का हम क्या किए थे, अभी डीसी निकाले थे, ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन आया था उसका हम एंटी डीसी निकाले थे, मतलब उसी का इंटीग्रेशन निकाले थे, तो वही फंक्शन आया था। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ कि f ऑफ x का डेरिवेटिव अगर m है तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ m, देखिए रिस्पेक्ट क्या है यहाँ dx, आपको पता है ना कि x वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि ये जो m है इसमें भी वेरिएबल क्या है dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ m dx बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x। एक पार्ट इसमें जोड़ देते हैं c या कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, अनबिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये क्यों होता है वो अभी हम चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स बराबर फंक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एम है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एम बराबर एफ ऑफ एक्स होगा, और जानते हैं कि एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब एम का इंटीग्रेशन यानी एम का एंटी डेरिवेटिव वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा, जिसमें हम एक थोड़ा सा चेंज किया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी जोड़ दिया, ठीक है, वो क्यों जोड़ते हैं वो हम बताएंगे। तो बस इसी चीज़ को बिठा करके रखिएगा अपने जहन में भाई मेरे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ y बराबर हमने फंक्शन लिया sin x, अगर मैं इसका dc करूँ तो मुझे मिलेगा dy/dx। आप कहोगे सर sin x का dc होता है cos x, कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो dy मिलेगा बराबर cos x dx। हाँ या ना, समझिए यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। y का dc y बराबर sin x माना डिफरेंशिएशन किया तो cos x हुआ, कुछ नहीं किए हैं, केवल हम कोना कोनी गुना कर दिए हैं, जिसको आप तिर्यक गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हाँ भाई, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन dy। आपको पता है कि कोई भी समीकरण का अगर स्ट्रक्चर रहता है तो हम दोनों तरफ समान संक्रिया कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता उससे। तो ये फंक्शन है, इसका हमने इंटीग्रेशन इधर से किया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा cos x dx का, ठीक है। इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाता है, इंटीग्रेशन से क्या खत्म हो जाता है, डी खत्म हो जाता है। ये हम आपको 11th क्लास में ही बताएं, एक्चुअल में 11th क्लास में ही टोटल सारा कॉन्सेप्ट हम बहुत सारा चीज़ बता दिए थे इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता है कि इंटीग्रेशन से डी खत्म हो जाता है। खैर इस चीज़ को अभी हम बताएंगे, तुरंत इस चीज़ को अभी हम बताएंगे कि क्यों ख़त्म होता है, ठीक ना, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से डी खत्म हो गया, तो इंटीग्रेशन से अगर डी खत्म हो गया तो क्या बच गया, y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। इधर तो ख़त्म नहीं हो रहा है, cos x dx। अब यहाँ कहिएगा कि गुरुजी आपने यहाँ d से इंटीग्रेशन ख़त्म करके केवल y लिख दिया, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन से d को ख़त्म करके cos x dx लिख दीजिए। ऐसा नहीं होगा, क्यों जानते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि ये एक फंक्शन है हमारा, ये क्या है, एक फंक्शन है, और ये एक प्रॉपर फंक्शन है। क्या होता है वो चीज़ हम आगे बताएंगे। कॉस के अंदर
एक क्या रखा हुआ है, वेरिएबल रखा हुआ है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखिए फिर से समझिए, इंटीग्रेशन से हमने डी को ख़त्म किया, तो यहाँ आप बोलिएगा कि इंटीग्रेशन से सर डी को ख़त्म कर दीजिए। डी को ख़त्म करने के बाद देखिए, डी को अकेले ख़त्म नहीं कर सकते, डी को तब हम ख़त्म कर सकते हैं जब डी के साथ केवल एक कांस्टेंट हो, उसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं हो। तो यहाँ डी के साथ यहाँ एक्स कांस्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रेशन से डी को हम यहाँ ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ तो केवल डी के साथ सिंगल वेरिएबल वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर डी के साथ डी एक्स और उसके बाद में भी कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ नहीं ख़त्म होगा। तो अगर मैं इसको जस का तस उतारूँ तो क्या पैदा हुआ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर कौन चीज, y। अब y का मान क्या है, साइन एक्स। तो आपको पता चला बाबू कि cos x का अगर इंटीग्रेशन मुझसे पूछा जाए, cos x का इंटीग्रेशन अगर मुझसे पूछा जाए तो क्या कहूँगा मैं, साइन एक्स। तो यहाँ से फार्मूला पैदा होना स्टार्ट हो गया। देखिए एक तरीका तो ये हुआ, रूल 2। दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका ये कि चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की बात करूं, तो आप क्या होता है बताइए, साइन एक्स का डी सी क्या पढ़े हैं आप, तो कहिएगा सर जी आप ही तो पढ़ाए हैं कि कॉस एक्स। तो भैया मेरे साइन एक्स का डी सी हमारा क्या हो गया, कॉस एक्स। देखिए साइन एक्स का डी सी क्या हुआ, कॉस एक्स। तो हमने अभी बताया था कि इस कॉस एक्स का एंटी डी सी क्या हो जाएगा, एंटी डी सी, इस कॉस एक्स का एंटी डी सी साइन एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स का अगर एंटी डी सी साइन एक्स है तो इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, साइन एक्स। चूँकि अभी आप पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्लियरली वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अब cos x है तो इसका तो वेरिएबल होबे करता है, ये तो अंडरस्टूड होता है कि dx लगा हुआ रहता है, ये क्या हो गया, sin x। तो देखिए चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कहने का कि आप नाक को ऐसे पकड़ लीजिए या नाक को ऐसे घुमा के पकड़िए, नाक ही पकड़ाएगा, केवल कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। ये चीज़ देखें। उसके बाद की बात मैं करता हूँ। तो यहाँ फार्मूला लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए यहाँ से प्रूफ होते जाएगा, यहाँ लिखते जाएंगे। हमने पहला फार्मूला पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर कौन चीज़, sin x प्लस c। अभी जोड़ते जाइए, आगे हम बताएंगे क्यों जोड़ेंगे। पहला फार्मूला हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x। इसको रटना नहीं है आपको, आप केवल dc को कॉन्सेप्चुलाइज कर लीजिए, इंटीग्रेशन हम कराएंगे आपको। कहीं भी दुख तकलीफ नहीं होगा भाई, मेरे पे विश्वास रखिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले तो यहाँ तक उतारिए, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि cos x का इंटीग्रेशन sin x हुआ। देखिए हर एक फंक्शन का डीसी जो कि हम आपको पढ़ाए हैं उस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन मैंने पढ़ाया था y बराबर sin x, पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अगर मैं लिखूं y बराबर sin x के बाद क्या होता है cos x। अगर मैं डीसी करूं तो dy बटे dx बराबर cos x का डीसी भैया मेरे, तो कहिएगा सर cos x का डीसी तो क्या होता है माइनस sin x। वही तरीका गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करिए, तो आपको मिलेगा dy बराबर माइनस sin x dx। हाँ या ना बोल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ भी इंटीग्रेशन और यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए। तो जिसने इंटीग्रेशन करिएगा तो ये सिंगल वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन से y डी खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y बचेगा। सॉरी बच्चे, थोड़ा सा y बच जाएगा। अब इधर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स है, चूँकि डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन से डी को नहीं ख़त्म कर सकते, चूँकि डी के अलावा भी इसमें क्या है, वेरिएबल है। डी के साथ तो वेरिएबल एक्स है ही है, उसके साथ ही अलग भी कोई वेरिएबल है, इसीलिए तो इधर का इसने रह जाएगा साइन एक्स डी एक्स, इधर लगल है यहाँ पर छोटा सा माइनस। तो याद रखिएगा कि
माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन y हुआ यहाँ पे। अब देखिए y के बदला में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y के बदला में लिख सकते हैं cos x। क्या लिख सकते हैं, cos x। तो बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्या देखे यहाँ पर आप, क्या नज़र आया आपको कि भाई मेरे y बराबर cos x हुआ, इसका अगर DC किए तो मुझे माइनस साइन x प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि माइनस साइन x का इंटीग्रेशन जो है हमको cos x होगा। तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x हुआ कि नहीं। अगर मुझे चाहिए साइन x का इंटीग्रेशन, देखिए भाई मेरे यहाँ तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x हुआ। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या करते हैं यहाँ दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड माइनस। चूंकि माइनस कांस्टेंट टर्म होता है, मल्टीप्लाई करेंगे जिसने तो इधर बदल जाएगा cos x माइनस में, और जिसने इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्लियरली वी हैव ऑब्टेन्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉस एक्स। तो दूसरा फॉर्मूला मुझे तैयार हुआ कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई मेरे, माइनस कॉस एक्स। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। दूसरा हमारा फॉर्मूला यहाँ से पैदा हो गया भाई मेरे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलिए दूसरा तरीका भी मैं यहाँ बता दूँ आपको। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कहेंगे सर माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, इसका मतलब माइनस साइन एक्स का ये डीसी, तो ये एंटी डीसी। कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का एंटी डीसी कॉस एक्स। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। मुझे तो साइन चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। इसका मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकल के आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम भैया मेरे मिटाने वाला सॉन्ग में नहीं लाए हैं, मिटाने वाला नहीं है मेरे हाथ में, इसीलिए हम वीडियो पॉज कर करके मिटा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्लियरिटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अभी मिटाने की कोशिश करते हैं, टाइम थोड़ा ख़राब भी हो जाएगा। तो हमने दो फंक्शन यहाँ तक देखा, पहले साइन एक्स का डीसी देखा, उसके बाद कॉस एक्स का डीसी देखा। अब डिफरेंशिएशन करते हैं टेन एक्स का और उसी आधार पर इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। तो अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ y बराबर टेन एक्स, क्या ले लूँ एक फंक्शन टेन एक्स, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको तो डी वाई बटे डी एक्स। भाई मेरे टेन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कहोगे सर सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसमें कोई बड़ी बात है। तो भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप, तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ। दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी लगा दो, तो सिंगल वेरिएबल हेयर अवेलेबल हेयर, सिंगल वेरिएबल यहाँ अवेलेबल है, तो इंटीग्रेशन से डी को समझिए ख़त्म कर दिए। मतलब इंटीग्रेशन हो करके ही वह बचेगा, क्यों बचेगा आगे बताएंगे। तो इंटीग्रेशन से डी ख़त्म हो गया तो क्या बच गया, वाई। इधर इंटीग्रेशन से डी ख़त्म नहीं कर सकते, चूँकि डी के साथ एक वेरिएबल है, उसके अलावा भी एक वेरिएबल है, तो नहीं ख़त्म कर सकते। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए y बराबर क्या है, y बराबर टेन एक्स, टेन एक्स।
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x होगा। बहुत बच्चा यहाँ इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन ही सेक स्क्वायर एक्स बोल देते हैं। हमने कहा कि यदि किसी भी फंक्शन का प्रॉपर डिफरेंशिएशन हुआ है तो जो डिफरेंशिएशन है उसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा। जैसे 10x का DC हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x। ऐसे मत समझिएगा कि सेक एक्स का 10x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स रहेगा तब वहाँ पर 10x होगा। चलिए, तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका तो आपको पता है कि d/dx ऑफ 10x बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ देखूँ 10x का DC किया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी DC करेंगे तो 10x आएगा। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 10x प्लस c। तो तीसरा फार्मूला मुझे निकला, यहाँ तो कॉस का निकला, साइन का निकला। तीसरा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ना मिस 10x का भी इंटीग्रेशन होता है, लेकिन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस c। ठीक है, 3 हुआ। अब इसी तरह से यहाँ पर ही काम निकाल देते हैं एक अगला फंक्शन। साइन का tan देखें, आप ले लीजिए y बराबर cot x। अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं dy/dx बराबर cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक, करिए dy बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। चलिए, इंटीग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा, dy बचेगा, y का मान क्या है cot x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, साथ में माइनस भी। ठीक, साथ में माइनस। अगर हमको कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा माइनस cot x बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से मुझे मिला कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x। तो चौथा फार्मूला मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या मिल गया भाई, तो माइनस cot x प्लस c। कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुआ होगा। अब मिटाते हैं यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा आपको ठीक ढंग से। अरे बाप रे, अब cot x तक यहाँ हम देख लिए हैं। अब चलते हैं sec x पर। तो अब देखिए, ये बड़ा वाला तरीका जो था ना अभी मैं कर रहा था y बराबर मान करके, ठीक है, अब वो हम समझा दिए ऑलरेडी, तो उससे आप खुद कर लेंगे। अब दूसरा तरीका जो हमारा होता है उससे करते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है उसको देखते हैं। ये cot तक हुआ था, चौथा। अब 5 नंबर में sec की बात करता हूँ मैं, sec। तो sec क्या है, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x, तो आपको पता है कि सेक x का DC जो होता है वो होता है सेक x इंटू 10x। क्या होता है जी, सेक x इंटू 10x। अगर सेक x का DC सेक x इंटू 10x है, समझिए सेक x का डेरिवेटिव है सेक x इंटू 10x, तो इसका मतलब सेक x इंटू 10x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो सेक x इंटू 10x का एंटी डेरिवेटिव है हमारा सेक x। ठीक, और सेक x इंटू 10x का अगर एंटी डेरिवेटिव सेक x है तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू 10x dx बराबर क्या हो जाएगा सेक x।
प्लस सी जोड़ देते हैं। 1 मिनट, ठीक है। सॉरी बच्चे, बीच में कोई आ गया था अभी, ठीक है, इसलिए डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो इसका मतलब sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x, लेकिन sec x इंटू tan x का एंटी डेरिवेटिव sec x है। इसका मतलब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन भी क्या है, sec x प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा पाँचवा आ गया। पाँचवा जुगाड़ क्या निकल के आया मेरे भाई, आया कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx अगर लिखल रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x प्लस सी। कोई दिक्कत? थोड़ा हम स्लो पढ़ाएंगे। ये मेरे अंदर एक डिमेरिट है कि मैं किसी भी चीज़ को धीरे धीरे लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि तेज़ी से नहीं होता है, स्पीड भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझिए। आपको 1-2 क्लास समझने में आपको लगेगा, उसके बाद फिर शताब्दी एक्सप्रेस बनेंगे। तो ये sec x वाला कॉन्सेप्ट था अपना। उस मेथड से भी आप कर सकते हैं इसको। एक लास्ट जिसको मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ अभी। मान लिया जाए हुजूर, अगर y बराबर, देखिए sin x cos x tan x sec x tan x cot x sec x तक का हमने DC अभी देखा। हाँ, अब cosec x का DC अगर y बराबर क्या हो, cosec x हो, तो DC क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स। cosec x का DC होता है माइनस cosec x इंटू cot x। कोना कोनी गुना मारिए भैया मेरे, तो dy बराबर माइनस cosec x इंटू cot x dx। इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इधर भी लग गया, तो लगेगा तो y बचेगा। देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेशन से d खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ इसको वैसे छोड़ देता हूँ, माइनस cosec x इंटू cot x dx। क्या हो गया, y। और आपको पता है कि y बराबर और कुछ नहीं है, क्या है, cosec x बराबर, अब देखिए माइनस cosec x इंटू cot x इंटू dx। यहाँ एक चीज़ का गौर करेंगे आप, एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन जो किए हैं वो हम किए हैं माइनस cosec x इंटू cot x का, माइनस साइन के साथ हमने इंटीग्रेशन किया है, तब मुझे मिला है cosec x। समझ लें, यानी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec x इंटू cot x अगर रहेगा तब इसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे हम cosec x। लेकिन हमको अगर cosec x इंटू cot x कहीं नज़र आ गया तो उसके बदला हम क्या लिखेंगे, खलिया cosec x ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, खलिया cosec x ही लिखेंगे। अब मुझे क्या चाहिए था भाई मेरे, मुझे चाहिए था cosec x इंटू cot x। तो cosec x इंटू cot x कब आएगा, जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस सी होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक। तो ये हमारा लास्ट 6 नंबर का आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx बराबर माइनस cosec x प्लस सी, cosec x प्लस सी। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूले जो हैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ होगा तो बताएंगे आप मुझे। ये हमने डिफरेंशिएशन का सहारा लेकर के इंटीग्रेशन करना सीखा अभी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट, बस एक लास्ट है। देखिए थोड़ा सा शर्ट में ही हमें पूछना पड़ रहा है, क्योंकि भूल गए थे मिटाने वाला लाने के लिए। भाई मेरे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, हमने कहा यहाँ
कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास है जिसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो डिफरेंशिएशन होगा उस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन हमारा वही फंक्शन होगा। अभी बार बार इस चीज़ को हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, समझिए यहाँ कि अगर d बटे dx x टू द पावर n, यानी x टू द पावर n का अगर मैं dc करूं तो क्या होता है पता है आपको कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। हाँ या ना? इसमें किसी बच्चे को तो कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ होगा भाई मेरे। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल nx टू द पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। तो कहेंगे सर नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छी बात। यानी x टू द पावर n का dc ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे अगर n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तब वो x टू द पावर n होगा। तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं निष्कर्ष भाई कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 मुझसे पूछा जाए तो ये होगा x टू द पावर n। समझ रहे हैं? प्लस में एगो c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दीजिए, अनबिट्रेरी कांस्टेंट। हाँ या ना? समझ में आया यहाँ तक? कोई चीज़ है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बस इसके बाद एक और लास्ट कर देते हैं। ठीक इसी तरह से एक चीज़ बताइए, अगर मुझसे ये नहीं पूछ के एक अलग चीज़ पूछ दे, क्या पूछ दे कि d बटे dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। अगर x टू द पावर n का dc ना पूछ के मुझसे पूछ दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, हमने x टू द पावर n का dc पढ़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से इसका भी dc कर देंगे। तो अगर कहीं पर भी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट पीछे जाता है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट माइनस 1 हो जाता है। ये तो ऑलरेडी 11th में हम बार बार पढ़ाए हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ। तो बताइए मेरे भाई कि पावर में n प्लस 1 एगो कांस्टेंट है और x कौन सी है, वेरिएबल है, मतलब ये जो है इसी फॉर्म का है। तो इसी तरीके से इसका dc करिए तो dc में क्या होता है भाई मेरे, पावर पीछे जाता है, तो पावर पीछे चला गया तो पावर है n प्लस 1, ये आ गया। उसके बाद जितना पावर रहता है वेरिएबल पर उस पर एक घट जाता है तो n प्लस 1 है। तो ये देखिए ना, x टू द पावर n का dc n x टू द पावर n माइनस 1, यानी पावर पीछे गया। ये देखिए ना, पावर पीछे चला गया और जो पावर था उस एक्चुअल पावर में से भी एक कम हो गया। तो यहाँ पर x का पावर n प्लस 1 है तो n प्लस 1 पीछे जाएगा और एक्चुअल पावर जो n प्लस 1 है इससे एक कम हो जाएगा। तो जैसे कम होगा भाई मेरे, तो इधर क्या मुझे मिलेगा, d बाय dx ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बराबर n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n मिलेगा। ये से ये ख़त्म हो गया ना जी। अब देखिए क्या होता है, अब क्या करते हैं कि x टू द पावर n प्लस 1 का dc n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करने कह दे, किसका, इस पूरे का इंटीग्रेशन करने कह दे तो हमको ये मिलेगा केवल। इस पूरे का इंटीग्रेशन अगर कहे तो हमको क्या मिलेगा, x टू द पावर n प्लस 1। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ चालाकी, देखिए चालाकी क्या होगा, यहाँ पर n प्लस 1 तक कांस्टेंट है, x टू द पावर n यहाँ वेरिएबल है। तो देखिए इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं ना, डिफरेंशिएशन में भी हम आपको बताए थे कि कांस्टेंट जस का तस रह जाता है। कांस्टेंट पर इंटीग्रेशन का कोई भी, डिफरेंशिएशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी फंक्शन इंटू कांस्टेंट के रूप में हो या कोई भी फंक्शन कांस्टेंट इंटू फंक्शन के रूप का हो तो कांस्टेंट जस का तस फंक्शन का डीसी करते हैं। ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी करते हैं। अगर कोई भी फंक्शन आपको कांस्टेंट इंटू फंक्शन के रूप में होगा तो कांस्टेंट जस का तस फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक, तो वही उपाय लगाइए यहाँ। अगर मैं यहाँ से
एक जुगाड़ निकाल के आपको दे दूं कि भाई इसका डीसी है ये, इसका एंटी डीसी है ये, तो इसका मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन ये होगा। ये कहने का मेरा मतलब यहाँ है कि अगर मुझे इंटीग्रेशन पूछेगा n+1 x⁴n dx का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x का पावर n+1 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं भाई मेरे, यही मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन n+1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर बाहर भी निकाल दें तो इधर कांस्टेंट गुना में है, तो इस बगल जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आप यहाँ देखिए कि n+1 x⁴n के गुना में है, तो ये n+1 तो खलिया कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट को जिसने बाहर निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा n+1, कांस्टेंट है ये बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन हो गया किसका, x⁴n dx का। कितना भाई मेरे, x⁴n+1। लेकिन मुझे केवल इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये गुणाम है दूसरा इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, n+1 प्लस c। समझे कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी बच्चे को एनी डाउट, यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी। कोई दिक्कत है बताइए, अगर कहीं भी थोड़ा सा दुख तकलीफ है तो पूछ सकते हो भाई। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं कोर्स के बारे में। चलिए एक बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं, एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब की बार 99 पार। अब देखिए हमने लिखा अब की बार 99 पार, ध्यान दीजिए, अब की बार 99 पार। अब क्या है ये एक्चुअल में अब की बार 99 पार। देखिए हम एक जो बैच लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बैच का मोटो है अब की बार 99 पार। इसका मतलब कि मैथमेटिक्स का 11th 12th या फिर 10th के अंदर जो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम जो होता है, इसमें से आपको 99 प्लस आ जाए, इस तरह का हम लोग ध्येय लेके चलेंगे, मोटो लेकर के चलेंगे, गोल लेकर के चलेंगे कि भाई मेरे अगर आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया 12th के एग्ज़ाम में, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 12th के एग्ज़ाम में, तो आप उसमें से 99 प्लस कैसे लाएंगे। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट था अभिमन्यु करके, जो कि 2017 बैच का था, ऑफलाइन क्लास में, उसको 100 में से 97 मार्क्स आया था। ठीक है, उस टाइम हम बहुत असमंजस में पड़ गए कि भैया मेरे एग्जामिनर 100 में से 97 देवे किया, हाँ अगर 2 नंबर और दे देता तो कितना बड़ा होता, कितना बड़का बात होता। लेकिन 2 नंबर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कुछ स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम आ गई थी। कुछ जो पढ़ा रहे थे ना रेगुलर, ठीक है, उसमें कुछ दिन हम एब्सेंट मार दिए थे, कुछ दिन बच्चा भी एब्सेंट मार दिया था। खैर जिस टाइम में उन्होंने 100 में से 97 मार्क्स लाया था, तो वो मतलब पूरा टॉपर रहा था मैथमेटिक्स के अंदर। इतना मार्क्स किसी को नहीं आया था उस ज़िले में। ठीक है, तो 100 में से 97 लाया। उसी दिन मेरे मन में हुआ कि 97 अगर लाया जा सकता है मेरे भाई, तो 97 में 2 अगर और जोड़ दें तो वो 99 आ जाएगा। और हम एक्चुअल बात बताते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाए थे उस टाइम उसको। ठीक है, लेकिन उस टाइम हमको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, नया 12th पास किए थे, 1 साल जस्टे बाद से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम रह गई हमारे अंदर, या फिर उसके अंदर जो प्रॉब्लम रह गई होंगी उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब की बार हम आपके साथ पूरे तैयार हैं, और आप भी मेरे साथ अगर पूरे तैयार हैं तो मैं वो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जिससे आप 100 में से 99 प्लस स्कोर कर सकते हैं।
हाँ, अब ऐसा नहीं समझिएगा कि इसको हम फेंक रहे हैं, फेंकने वाली बात नहीं है। आपके पास मात्र 6 महीने का टाइम है, ठीक है, और उस टाइम का यूटिलाइज हम इस तरह से करेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने का, सवाल को सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए। और आपको किसको खुश करना है भैया? एग्जामिनर खुश तो अपना काम बना, अपना काम बनना, उससे मतलब रखिए कि अब एग्जामिनर को हम किस तरह से खुश कर दें। तो एग्जामिनर मिठाई से खुश नहीं होगा, आपके समोसा से नहीं खुश होगा, वो आपके प्रेजेंटेशन से खुश होगा। तो आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे तो इस ढंग से सॉल्व करेंगे कि हर एक आदमी को बहुत अच्छा देखने में लगे और 100% सही हो जाए, ठीक है। तो आपको वो 100 में 100 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यही मेरे माइंड में आया कि हम इस तरह से मेहनत करें कि कॉन्सेप्ट तो हम लें ही लें, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ होगा ही होगा, साथ में अगर मार्क्स भी आ जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब की बार 99 पार, यानी 99 से ज़्यादा मार्क्स आपको ऑब्टेन करना है, समझे। दूसरी बात कि 99 पार जो करेंगे तो 99 पार करने के लिए हमको कॉन्संट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉन्संट्रेट होकर के पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को विधिवत करते हैं, तो आपको अब की बार 99 पार हो जाएगा, यानी 100 में से 99 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको 6 महीने का जो टाइम है, 180 दिन का ड्यूरेशन, रेगुलर मेरे साथ 1 घंटे की क्लास रोज़ आपको यूट्यूब पर होगी और अपने कोसी कोचिंग सेंटर के लर्निंग ऐप पर भी होगी, ठीक है। लर्निंग ऐप पर भी क्लास चलेगी और उसके बाद क्या कहते हैं, एप्लीकेशन पर भी क्लास चलेगी, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी पढ़ना होगा, आप रेगुलर तौर पर उस क्लास के अंदर बैठेंगे और माइंड को शांत करके हेडफोन लगा करके कॉपी सामने रखेंगे। हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किताब ख़त्म कर देंगे भैया। मेरे देखिए 2 चीज़, इस बात का अगर आप अपने माइंड में जिज्ञासा रखते हैं कि मेरा पूरा किताब ख़त्म होगा, तो ऐसा नहीं होगा पूरा किताब ख़त्म, लेकिन जब तक हमको टाइम बचेगा उस टाइम के अंदर अगर हो सकता है कि एक आध चैप्टर ना हो मेरा ख़त्म, लेकिन जितना ख़त्म होगा उसमें हम उस तरह का मास्टर बना देंगे, ठीक, कि आप 99 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 100% कोर्स को ख़त्म कर दें। मेरी एक कमी है कि ढेर सारी कमी इसको कहिए कि मैं धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है। धीरे पढ़ाता हूँ तो स्लो पढ़ाऊँगा थोड़ा सा, ताकि सबको समझ में भी आ जाए और स्कोर भी आपका अच्छा हो जाए, कॉन्सेप्चुलाइज भी हो जाए ठीक ढंग से। तो स्लो पढ़ाने के कारण अगर हो सकता है कि 1-8% चांस कि हम पूरा सिलेबस ख़त्म ना कर सकें, तो 1-8 चैप्टर अगर बच जाएगा, ठीक है, तो उसको हम केवल उसका क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ की तो फिक्र मत करिए आप। तो आपको अब की बार 99 पार कराने की जिज्ञासा के साथ आपके साथ हम बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। अब देखना ये है कि आप लोग मेरे साथ कितने खड़े होते हैं, कितना मेहनत कर पाने में आप लोग सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ बताएंगे कि किस तरह से आप तैयारी करिए, किस तरह से एग्ज़ाम में लिखिए कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए, अब तो बात हुई कि YouTube पर भी क्लास चलेगा और ऐप के ऊपर भी क्लास चलेगा। तो अब की बार 99 पार 2 पार्ट है। मैथमेटिक्स का 12th के मैथ का 2 पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो YouTube पर जो क्लास चलेगा अपना, कुछ क्लास YouTube पर होगी अपनी, ठीक है। YouTube पर जो कुछ क्लास होगा, 8-10 क्लास आपको डेमो के तौर पर मिलेगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना है, समझना है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा YouTube पर 10 दिन तक का क्लास, या 5 या 7 दिन का क्लास, या 8 दिन का क्लास आपको ऐप पर भी मिलेगा और YouTube पर भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके बाद इस क्लास को हम YouTube से हटा देंगे, वो केवल अपने कोसी कोचिंग सेंटर, देखिए ये ऐप प्ले स्टोर में खोजिएगा, कोसी कोचिंग सेंटर। कोसी कोचिंग सेंटर में आपको ये क्लास मिलेगी। कहाँ पर? आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, कोसी कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करके इंस्टॉल करके मात्र आपको 12th क्लास का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है,
मात्र 99 रुपये में आपको ये क्लास मिल रहा है पूरे 180 दिन के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ। ठीक है, मात्र 99 रुपये में आपको ये क्लास मिलेगी, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का अब की बार 99 पार मात्र 99 रुपये में। बताइए, 1 मार्क्स का 1 रुपये भी पड़ा और हम उसी पैसा में आपको उसी पेमेंट में 6 महीना आपके साथ बने रहेंगे, हर एक बच्चे का डॉट सॉल्व करेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारा व्यवस्था किया हुआ है। अगर आप हमसे वैसे इंटरेक्टिव करके समझ नहीं पाते हैं तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू भी उसी लाइव क्लास में समझाया जाएगा। एप्लीकेशन में वो फैसिलिटी है कि आपको अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लिख करके आप अपना प्रॉब्लम हमको लिख करके नहीं पहुंचा सकते कमेंट के जरिए, तो आपको वहां एक्सेस दिया जाएगा कि आप मुझे डायरेक्ट लाइव के थ्रू वहां से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। और ये अब की बार 99 पार, आप लोग आराम से आकर के इसमें जुड़िए। मात्र 99 रुपये का बैच है, आपको 180 दिन की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। तो आप इस बैच में इनरोल करिए और बड़े मज़े से पढ़िए। इस क्लास की शुरुआत हम 5 तारीख से कर देंगे, 5 सितंबर से। और ये बैच आपको 99 रुपये में मात्र मिल रहा है कब तक? देखिए, ये बैच 99 रुपये में आपको तब तक मिलेगा, अभी से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, ढेर सारे बच्चे रजिस्टर्ड हो गए हैं। मात्र इस बैच में 1000 बच्चे ही रहेंगे, 1000 बच्चे का ही ये बैच होगा। ठीक है, उसमें से करीब 100 प्लस तो रजिस्ट्रेशन हो गया आज ही, ठीक ना, तो 1000 बच्चे का ही ये बैच होगा। ठीक है, और आपको 5 सितंबर तक जो है ये मात्र 99 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक, और रजिस्ट्रेशन अगर आप 5 सितंबर के बाद करते हैं, 5 सितंबर के बाद करते हैं तो यही 99 रुपये वाला बैच आपको मिल जाएगा 4999 में। ये 4999 रुपये आपको मैथमेटिक्स के ऑफलाइन क्लास का हमारा चार्ज है यहाँ का, जो आपको मात्र 99 रुपये में 5 सितंबर तक दिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हम तो कहेंगे कि आप फ़ायदा उठाइए। मात्र 99 रुपये में 5 सितंबर से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए और मात्र 99 रुपये में। ऐसा ना हो कि 5 सितंबर के बाद आपको अगर लेना होगा तो 4999 आपको देना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखिए ऐप को शेयर करते हैं, अगर आप ऐप को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच, कहाँ करते हैं? ऐप को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच। अगर आप 5 बच्चे को शेयर करते हैं, 5 स्टूडेंट को शेयर करते हैं और वो 5 स्टूडेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर्ड हो जाता है आपके क्या कहते हैं वो, कौन सा कोड होता है वो जी, कूपन कोड से, आपके कूपन कोड से अगर 5 बच्चा रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो आपको 99 में भी 50% आपको छूट मिल जाएगा, वो भी आपको 49 में ही मिल जाएगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि ऐप को अपना रजिस्टर्ड करके अपना कोर्स खरीदिए और बच्चों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सब बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और देखिए इसमें 99 रुपये हम कोई बहुत बड़ी राशि नहीं ले रहे हैं आपसे। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तुरंत उसका एग्जाम ने क्या कहते हैं एग्ज़ाम आपको उसी ऐप पर मिल जाएगा। जैसे आपको क्लास ख़त्म हुई, ठीक, क्लास ख़त्म होने के साथ आपको उस पर नोट भी मिल जाएगा और उस तरह के क्वेश्चन का ढेर सारा जो है पैटर्न में भी मिल जाएगा और उस तरह का नोट शीट मिल जाएगा, तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को में अगर हम 99 पार करने की बात कर रहे हैं तो आप 12th का बोर्ड एग्ज़ाम एक बार दीजिएगा, ज़िंदगी में 12th का बोर्ड एग्ज़ाम एक बार दीजिएगा। अगर आप फेल ना करें तो एक बार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम होने से 5 बार 7 बार पहले दे दें तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन डू इट, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं 99 मार्क्स ले आ सकता हूँ। तो आपको क्या हुआ कि जो भी क्लासेज आपके सामने होंगी प्यारे बच्चों, उसी क्लास का टेस्ट तुरंत उसी ऐप पर मिल जाएगा। आप टेस्ट दीजिए और अपने इम्प्रूवमेंट को देखिए। दूसरी बात कि 6 महीना में 12 टेस्ट होगा आपका। 6 महीना में टोटल कितना टेस्ट होगा भाई मेरे? 6 मंथ में आपको 12 गो टेस्ट होगा, ठीक है। ये 12 गो टेस्ट ऑनलाइन ही होगा आपका 100 मार्क्स का, और इसी में तो आप मंजा जाइएगा, पूरा इसी में आप मंजा जाइएगा और आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ऑफ़र कहिए या ये तरीका कहिए आपको पसंद आया होगा। मात्र 99 में आप ये कोर्स ले सकते हैं और शेयर कर दीजिएगा बच्चों के बीच, ठीक है। तो आज के क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, ठीक है। ये आपको डेमो के तौर पर हमने आज पढ़ाया,
क्लासेज और अच्छे से होंगी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टूडियो एडजस्टमेंट का। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नमस्ते, गुड नाइट।